प्रिय विद्यार्थियों, इस YouTube चैनल पे आपका एक बार पुनः स्वागत है। मैं भवानी शंकर पारिक, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी। प्राणी कार्यकी एवं प्रतिरक्षा विज्ञान की इस व्याख्यानमाला की श्रृंखला में हम मनुष्य में श्वसन तंत्र का अध्ययन कर रहे हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र के बारे में पढ़ाया था। किस प्रकार से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ती है और ये जो एक कर्व बनता है वह एक सिग्मोइड आकार का कर्व बनता है जो ऑक्सीजन के आंशिक दाब पर निर्भर करता है। साथ में मैंने आपको बताया था कि हीमोग्लोबिन एक ओलिगोमेरिक और एलोस्टेरिक प्रोटीन है जो कोऑपरेटिव फेनोमेनॉन पे कार्य करती है। इसके बाद में इसी का जो नेक्स्ट जो भाग है वो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र को प्रभावित करने वाले कारक। वैसे तो ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ना ऑक्सीजन के आंशिक दाब पर निर्भर करता है। जहाँ पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब अधिक होता है वहाँ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ अधिक मात्रा में जुड़ पाती है, और जहाँ ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होता जाता है वहाँ उसका जो वियोजन है वो बढ़ जाता है और ऑक्सीजन है वो ऊतकों को या कोशिकाओं को डिलीवर होती जाती है। लेकिन इसके साथ साथ भी शरीर में बहुत सारे ऐसे रासायनिक पदार्थ या ऐसे जो कारक हैं वो इस वियोजन वक्र को प्रभावित करते हैं। जब ऑक्सीजन का वियोजन वक्र या ऑक्सीजन का वियोजन जब हीमोग्लोबिन के साथ बढ़ जाता है, यानी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जो जुड़ी हुई है वो हटने लगती है, ऐसी स्थिति में जो कर्व है वो दाईं ओर शिफ्ट हो जाता है, तो उसको राइट शिफ्ट ऑफ कर्व कहते हैं। यानी ऐसी स्थिति में ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ बंधुता है वो कम हो जाती है। दूसरी स्थिति ये होती है कि जब ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ बंधुता अगर किन्हीं कारणवश अगर बढ़ जाए और उसका वियोजन अगर हीमोग्लोबिन के साथ कम होता है, यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो कम टूटता हो, तो ऐसी स्थिति में जो कर्व है वो बाईं ओर शिफ्ट हो जाता है, जिसको लेफ्ट शिफ्ट ऑफ कर्व कहते हैं। तो ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो इस वियोजन वक्र को प्रभावित करते हैं, जो राइट शिफ्ट करते हैं अथवा लेफ्ट शिफ्ट करते हैं, इसकी हम विस्तार से चर्चा इस व्याख्यान में मैं आपके साथ करूँगा। तो इसमें पहला जो है वो है CO2 का आंशिक दाब, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हम जानते हैं कि ऊतकों या कोशिकाओं में लगातार उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है और इस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड ऊतकों में बनती रहती है, जिससे ऊतकों में या ऊतक के द्रव्य में इस कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बढ़ जाता है। जब रक्त इन ऊतकों तक पहुंचता है तो वहां पर जैसे ही CO2 रक्त प्लाज्मा में डिफ्यूज होती है, और रक्त प्लाज्मा में CO2 के डिफ्यूज होने से वह जल के साथ जुड़ के कार्बोनिक अम्ल बनाती है जो वियोजित होकर HN और बाइकार्बोनेट आयन बनाता है। HN की मात्रा बढ़ने से रक्त प्लाज्मा की pH कम हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि जब CO2 का आंशिक दाब बढ़ता है तो उन स्थानों पे रक्त की pH कम हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर HN जो है वो विमुक्त होते हैं। HN जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ते हैं और हीमोग्लोबिन के कुछ जो एमिनो एसिड हैं उनके साथ जुड़ के उनको प्रोटोनेटेट कर देते हैं। तो जब जहाँ पर हम देखते हैं कि ऊतकों में जहाँ ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर भी कम है और pH जो है वो कम होती जा रही है, तो ऐसी स्थिति में हीमोग्लोबिन के साथ जो HN के जुड़ने से ऑक्सीजन की जो बंधुता है वो कम होने लगती है और ऑक्सीजन जो है वो जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन से अब वियोजित होने लगती है और ऑक्सीजन फिर जो ऊतक के द्रव्य है वहाँ डिफ्यूज हो जाती है। तो इस प्रकार जिन स्थानों पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है या उसका पार्शियल प्रेशर अधिक होता है वहाँ ऑक्सीजन का वियोजन बढ़ जाता है, और ये जो फेनोमिनॉन है या ये जो परिघटना है जिसको बोहर प्रभाव कहा जाता है। तो बोहर प्रभाव क्या है कि जब PCO2 का मान बढ़ता है तो HbO2 का वियोजन बढ़ जाता है, और इस वियोजन के कारण अब हम देख सकते हैं कि जो वक्र है वो दाहिनी ओर शिफ्ट हो जाता है। दाहिनी ओर शिफ्ट होने का मतलब यही है कि अब अधिक मात्रा में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, तभी उसकी एफिनिटी बढ़ेगी। तो यहाँ पर ये जो कर्व है वो आप देखिए, इस कर्व में आप देख सकते हैं ये तीन जो कर्व है वो दिखाए हैं। ये उस स्थिति में है जब लो ब्लड PCO2, जब रक्त में PCO2 का मान या पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर कम होता है तो कर्व ये लेफ्ट साइड में है। अगर नॉर्मल ब्लड PCO2 होती है, एक सामान्य अगर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर जहाँ होता है वहाँ ये कर्व मध्य में दिखाया है, और अगर हाई ब्लड PCO2 है
जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का जो आंशिक दाब है वो अधिक होता है, ऐसी स्थिति में ये जो कर्व है वो राइट साइड में शिफ्ट होता हुआ दिखाई देता है या राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है। तो इसका मतलब है कि अब अगर कर्व राइट साइड में शिफ्ट हो गया है तो कल जो मैंने आपको बताया था कि ऐसी स्थिति में जो P50 होगा उस P50 का मान वो अधिक हो जाएगा। P50 का मान मतलब है कि जहाँ जो हीमोग्लोबिन है वो 50% जो है वो सेचुरेटेड हो जाए, तो ऑक्सीजन का वह आंशिक दाब जहाँ हीमोग्लोबिन का 50% सेचुरेशन हो जाता हो, वह जो दाब है वो P50 या KD से जिसको निरूपित कर देते हैं कहलाता है। तो जैसे जैसे PCO2 का मान रक्त में बढ़ता है वैसे वैसे जो कर्व है वो राइट साइड की तरफ शिफ्ट होता जाता है और इसके कारण से P50 का मान है वो अधिक हो जाता है। और हम जानते हैं कि अगर P50 का मान अधिक है तो इससे तात्पर्य है कि जो लिगेंड की उस प्रोटीन के साथ जो एफिनिटी है वो कम होती जा रही है। तो रक्त में अगर CO2 का मान बढ़ता है तो ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ बंधुता कम हो जाती है और ऐसी स्थिति में अधिक मात्रा में ऑक्सीजन के आंशिक दाब की आवश्यकता होती है। और यह जो प्रभाव है जिसको बोहर इफेक्ट या बोहर प्रभाव कहा जाता है। उसके बाद में जो दूसरा कारक है वो है 2,3-BPG। यहाँ पर ये 1,3-BPG लिखा है, ये सही नहीं है, 2,3-BPG, 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड या 2,3-BPG है, ये ग्लाइकोलाइसिस का उत्पाद होता है। ग्लाइकोलाइसिस आप जानते हो, ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल के निर्माण की प्रक्रिया जो है वो ग्लाइकोलाइसिस कहलाती है, जो कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। 2,3-BPG जो है वो आरबीसी में बनता है। आरबीसी में आप जानते हैं कि केवल ग्लाइकोलाइसिस होता है, वहाँ क्रेब्स साइकिल आदि नहीं होते क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होते हैं। तो आरबीसी में 2,3-BPG का निर्माण होता है। 2,3-BPG है उसकी भी ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर सकता है। ये हीमोग्लोबिन की जो प्रोटीन है उसके मध्य में ये जुड़ता है और इसके जुड़ जाने से ऑक्सीजन की जो एफिनिटी है वो कम हो जाती है। तो जहाँ 2,3-BPG जो है इसकी अगर सांद्रता बढ़ती है तो ऐसी स्थिति में फिर ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने की जो बंधुता है या एफिनिटी है वो कम हो जाती है। तो इस कारण से जो कर्व है वो राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है और 2,3-BPG के बढ़ने से फिर ऊतकों में या कोशिकाओं में ऑक्सीजन की जो डिलीवरी है वो बढ़ जाती है, यानी ऑक्सीजन का वियोजन बढ़ जाएगा, फलस्वरूप ऑक्सीजन जो है वो अधिक मात्रा में ऊतकों को उपलब्ध हो पाती है। तो जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं तो ऊंचाई पे जाने से या हायर जो एल्टीट्यूड वहाँ जाने से या पहाड़ी क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं उनके रक्त में बीपीजी का मान अधिक होता है, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है। तो ऐसी स्थिति में ऊतकों में अधिक मात्रा में ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो बढ़ाने के लिए जो है वो बीपीजी का मान बढ़ जाता है, क्योंकि हम प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन जो है वो वायु से ग्रहण नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वातावरण में जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होता जाता है। तो ऊतकों या कोशिकाओं में किसी प्रकार की हाइपोक्सिया की स्थिति उत्पन्न ना हो, वहाँ ऑक्सीजन की कमी ना रहे, इस कारण से बीपीजी का मान बढ़ जाता है। और बीपीजी का मान बढ़ जाने के कारण चूंकि वो स्वयं हीमोग्लोबिन से जुड़ सकता है, अतः ऊतकों तक ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो बढ़ जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन का वियोजन जो है वो बढ़ जाता है। और शरीर जो है वो जैसे जैसे हम हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं इस स्थिति को वो कंपनसेट कर लेता है और थोड़ी देर में वो इसके प्रति जो है वो अनुकूलित हो जाता है। उसके बाद में जो अगला कारक है वो है टेम्परेचर। हम जानते हैं कि जैसे जैसे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ हमारी जो बेसिक मेटाबॉलिक रेट है, उपापचय जो दर है वह बढ़ जाती है, यानी बीएमआर बढ़ जाती है। अगर बीएमआर बढ़ती है तो ऑक्सीकरण की जो प्रक्रियाएं हैं वो ऑक्सीकरण की प्रक्रियाएं बढ़ जाती हैं, ऑक्सीडेशन बढ़ जाता है। ऑक्सीडेशन बढ़ जाने के कारण जो अधिक खाद्य पदार्थों का उपभोग होता है, श्वसन की क्रिया बढ़ जाती है, फलस्वरूप CO2 का उत्पादन बढ़ जाता है। और CO2 का उत्पादन बढ़ता है तो हम जानते हैं कि जो ऑक्सीजन का वियोजन वक्र है वह राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो टेम्परेचर के बढ़ने के कारण अल्टीमेट जो कर्व है वो राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाता है, यानी अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो ऐसी स्थिति में अब ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने के लिए उसकी अधिक आंशिक दाब की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर भी हम ये जो 3 स्थितियाँ हैं ये देख सकते हैं। एक जो स्थिति है वो ये है कि जो कर्व है वो लो टेम्परेचर पे दिखाया गया है, ये लो टेम्परेचर पे ये लेफ्ट साइड में है।
लो टेम्परेचर पे कर्व है वो लेफ्ट साइड में है, उसके बाद में नॉर्मल टेम्परेचर पे ये मध्य में है, और हायर टेम्परेचर पे ये राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो जैसे जैसे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ जो एफिनिटी है वो कम हो जाती है, और कर्व जो है वो राइट शिफ्ट हो जाता है। इसके बाद में हीमोग्लोबिन का जो प्रकार, किस प्रकार का हीमोग्लोबिन है, उस पर भी ये निर्भर करता है। मैंने आपको पहले व्याख्यान में मैंने आपको बताया था कि भ्रूणीय अवस्था में हीमोग्लोबिन होता है जिसको फेटल हीमोग्लोबिन कहते हैं। उस पर पाई जाने वाली जो ग्लोबिन प्रोटीन है वो अलग प्रकार की होती है। उसके बाद में अडल्ट जो हीमोग्लोबिन है, अडल्ट हीमोग्लोबिन भी जो है वो दो प्रकार का होता है, जिसको HbA1 और HbA2 से लिखते हैं। HbA1 है वो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला हीमोग्लोबिन है। HbA1 जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें 2 अल्फा और 2 बीटा ग्लोबिन श्रृंखलाएं होती हैं, जबकि भ्रूण में पाए जाने वाला जो हीमोग्लोबिन है उसमें 2 अल्फा और 2 गामा जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। फीटल हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी अधिक होती है बजाय वयस्क के हीमोग्लोबिन से। इसी कारण से माता के रक्त से जब ऑक्सीजन जो है वो भ्रूण में जाती है, तो चूंकि फीटल हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ज़्यादा है, इस कारण से वह फीटल हीमोग्लोबिन के साथ आसानी से जुड़ जाती है। तो इसका जो कारण है वो ये है कि जो बीपीजी होता है 2,3 बीपीजी, वह गामा प्रोटीन के साथ नहीं जुड़ पाता है, या गामा प्रोटीन के साथ जुड़ने की उसकी जो प्रायिकता है वो कम होती है, जबकि वह बीटा श्रृंखला के साथ आसानी से जुड़ जाता है। बीपीजी जो होता है वो बीटा चेन के साथ जुड़ता है, अल्फा चेन के साथ नहीं जुड़ता है। इस कारण से जो चूंकि फीटल हेमोग्लोबिन में बीटा प्रोटीन के स्थान पे गामा प्रोटीन होती है, इस कारण से बीपीजी उसके साथ इतनी आसानी से नहीं जुड़ पाता। फलस्वरूप ऑक्सीजन की जो एफिनिटी है हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने की, वो फीटल हेमोग्लोबिन में ज़्यादा होती है। तो फीटल हेमोग्लोबिन का जो कर्व है वो थोड़ा लेफ्ट साइड की तरफ रहता है, जबकि जो अडल्ट का हीमोग्लोबिन है वो राइट साइड की तरफ होता है। तो हीमोग्लोबिन का जो प्रकार है वो भी ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र में फिर अलग अलग प्रकार का प्राप्त होता है। इसके बाद में आता है कार्बन मोनोऑक्साइड CO। कार्बन मोनोऑक्साइड की उपस्थिति में ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने की एफिनिटी है वो कई गुना बढ़ जाती है, और ऐसी स्थिति में फिर ऊतकों या कोशिकाओं तक ऑक्सीजन की प्रॉपर जो डिलीवरी है वो नहीं हो पाती। क्योंकि ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से हटना आवश्यक है, उसका वियोजन जरूरी है, अदरवाइज ऊतकों या कोशिकाओं तक उसकी जो डिलीवरी है वो आपूर्ति है वो नहीं हो पाती। तो ऐसी स्थिति में अगर मान लीजिए कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की सांद्रता रक्त में बढ़ रही है, तो ऑक्सीजन की जो एफिनिटी है हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने की वो ज़्यादा हो जाती है, और ऑक्सीजन जो है वो वियोजित नहीं हो पाती है। तो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड किसी कारण से अगर ब्लड में बढ़ जाती है, तो फिर ऊतकों तक ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती, और ऐसी स्थिति में हाइपोक्सिया की स्थिति हो जाती है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में मायोग्लोबिन आप जानते हैं कि मांसपेशियों में पाए जाने वाला जो प्रोटीन होता है वो मायोग्लोबिन होता है। इसमें एक श्रृंखला होती है, एक ग्लोबिन प्रोटीन होता है, साथ में एक हीम समूह होता है। इसका जो कर्व होता है वो हाइपरबोलिक होता है, क्योंकि इसमें कोई कोऑपरेटिव फेनोमेनॉन नहीं होता। क्योंकि हमने हीमोग्लोबिन में देखा कि इसमें 4 हीम समूह और 4 ग्लोबिन प्रोटीन होती हैं, जिस कारण से ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से जुड़ना एक कोऑपरेटिव फेनोमेनॉन में कार्य करता है। लेकिन मायोग्लोबिन में ऐसा नहीं होता है, ये एक हाइपरबोलिक कर्व होता है। यानी अगर PO2 का या पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अगर थोड़ा सा भी अगर बढ़ता है, तो इसका जो सेचुरेशन का जो पीक पॉइंट है वो बहुत ही जल्दी ये प्राप्त कर लेता है, क्योंकि इसमें इसका कोई कोऑपरेटिव फिनोमिनॉन है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। तो ये एक हाइपरबोलिक कर्व होता है, जिसमें थोड़ा सा ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ने के साथ ही ये अपना जो 100% सेचुरेशन है वो प्राप्त कर लेता है। क्योंकि मायोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को एक प्रकार से स्टोर करता है, जबकि हीमोग्लोबिन जो है उसका जो कार्य है वो सभी शरीर की बाकी सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन की आपूर्ति करना होता है। मायोग्लोबिन जो है या जो मांसपेशियां हैं वो स्वयं अपने लिए ऑक्सीजन का एक भंडार के रूप में मायोग्लोबिन को रखती हैं। जब उनको आवश्यकता होती है तो वो स्वयं के लिए इसका उपभोग करती हैं। तो ये जो कर्व होता है वो हाइपरबोलिक होता है, जबकि हीमोग्लोबिन का ये जो कर्व है ये सिग्मोइड आकार का होता है। तो इस प्रकार से ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र को जो प्रभावित करने वाले कारक जो है वो हमने देखा। इसमें हमने देखा कि हीमोग्लोबिन का प्रकार जो मायोग्लोबिन में कैसे ये वियोजन वक्र होता है,
और अडल्ट हीमोग्लोबिन और फीटल हीमोग्लोबिन में क्या डिफरेंस है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने पर कर्व किस प्रकार से विस्थापित हो जाता है। उसके बाद में अगला जो टॉपिक है वो है रुधिर द्वारा CO2 का परिवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय ब्लड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रक्त प्लाज्मा में ऑक्सीजन की अपेक्षा कई गुना ज़्यादा घुलनशील होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी रक्त प्लाज्मा में जो मात्रा है वो ऑक्सीजन की तुलना में हमेशा ही अधिक होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन 3 प्रकार से होता है। एक तो ये भौतिक विलयन के रूप में परिवहित होती है। लगभग 7% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लाज्मा में घुलित अवस्था में कार्बोनिक अम्ल के रूप में ये ट्रांसपोर्ट होती है। लगभग 23% जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हीमोग्लोबिन के साथ या कुछ दूसरी प्रोटीन के साथ जुड़कर कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में ये परिवहित होती है। चूंकि हम जानते हैं कि अधिक आरबीसी में जो अधिकतर मात्रा में जो पाए जाने वाले प्रोटीन है वो हीमोग्लोबिन ही है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड इस हीमोग्लोबिन प्रोटीन के साथ जुड़ के कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है और लगभग 23% जो कार्बन डाइऑक्साइड वो इसी रूप में परिवहित होती है। कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन की दोनों श्रृंखलाओं के टर्मिनल एमिनो एसिड के साथ जुड़ती है। वो अल्फा श्रृंखला के साथ भी जुड़ सकती है और बीटा श्रृंखला के साथ भी जुड़ सकती है, जबकि बीपीजी जो होता है वो केवल बीटा श्रृंखला के साथ जुड़ता है। बाइकार्बोनेट के रूप में अधिकांश जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है यानी लगभग 70% कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट के रूप में परिवहित होती है। ये बाइकार्बोनेट जो है वो सोडियम के बाइकार्बोनेट हो सकते हैं या फिर पोटेशियम बाइकार्बोनेट हो सकता है। तो इस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन 3 प्रकार से होता है। भौतिक विलयन या प्लाज्मा में घुलित अवस्था में 7% कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही प्लाज्मा में पहुंचती है ये जल के साथ जुड़ के कार्बोनिक अम्ल का निर्माण कर लेती है और ये कार्बोनिक अम्ल के रूप में घुलित अवस्था में ये ट्रांसपोर्ट होती है। ये कुछ प्रोटीन के साथ जुड़ के, जिसमें प्रमुख हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ के ये कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में भी परिवर्तित हो सकती है। बाइकार्बोनेट के रूप में, जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट के रूप में ये परिवर्तित होती है। तो इन 3 प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन के दौरान जो प्लाज्मा में और आरबीसी में किस प्रकार की परिघटनाएं होती हैं, इसको हम इन रेखा चित्रों की सहायता से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। इनको आप ध्यान से समझने का प्रयास करना। सबसे पहले ऊतकों में क्या होता है। जब रक्त जो है वो ऊतकों में पहुंचता है, हम जानते हैं कि ऊतकों में कार्बन डाइऑक्साइड का लगातार उत्पादन होता रहता है और जैसे ही ये कार्बन डाइऑक्साइड ऊतकों से रक्त प्लाज्मा में प्रवेश करती है तो रक्त प्लाज्मा में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जल के साथ जुड़ के यहाँ पर बाइकार्बोनिक अम्ल का निर्माण कर लेती है, H2CO3 का निर्माण कर लेती है और ये H2CO3 है वो प्लाज्मा में घुलित अवस्था में ये ट्रांसपोर्ट होता रहता है। यानी इस प्रकार से लगभग 7% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लाज्मा में घुलित अवस्था में परिवर्तित होती है। इसके बाद में बाकी जो कार्बन डाइऑक्साइड जो अब आरबीसी में पहुंच जाती है, आरबीसी में एक एंजाइम पाया जाता है जिसको बोलते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो एंजाइम है वो CO2 और जल को जोड़ के बाइकार्बोनिक अम्ल का निर्माण करता है। इसके निर्माण को ये प्रेरित करता है और बाइकार्बोनिक अम्ल के वियोजन को प्रेरित करता है। फलस्वरूप बाइकार्बोनेट आयन और H आयन बनते हैं। H आयन के बढ़ने से रक्त की जो अम्लीयता है वो बढ़ जाती है, आरबीसी की अम्लीयता बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में हीमोग्लोबिन जो है वो एक बफर के रूप में कार्य करता है। जब हम ब्लड सिस्टम पढ़ेंगे या ब्लड का संगठन पढ़ेंगे तब मैं इसको डिस्कस करूंगा। हीमोग्लोबिन जो है वो एक बफर अणु के रूप में भी काम करता है। तो बफर वो अणु होते हैं जो पीएच का नियमन करते हैं। जब पीएच बढ़ती है यानी क्षारीयता बढ़ती है, ऐसी स्थिति में ये एक अम्ल के रूप में काम करते हैं और जब पीएच घटती है यानी अम्लीयता बढ़ती है तब ये एक क्षार के रूप में काम करते हैं। तो वे अणु जो है वो बफर अणु कहलाते हैं। तो हीमोग्लोबिन भी यहाँ पर एक बफर अणु के रूप में काम करता है। जैसे जैसे H2CO3 का वियोजन बढ़ता है, H आयन की सांद्रता बढ़ती है, तो वो H आयन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ के HHB का निर्माण करता है। यानी ये H आयन जो है वो हीमोग्लोबिन को प्रोटोनेटेड कर देता है और इसी कारण से हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन का वियोजन जो है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पर H आयन और HCO3 आयन बनते हैं यानी बाइकार्बोनेट आयन बनते हैं। ये बाइकार्बोनेट आयन जो हैं, ये कुछ बाइकार्बोनेट आयन आरबीसी से प्लाज्मा की तरफ डिफ्यूज हो जाते हैं, ये विसरित हो जाते हैं। आरबीसी की जो कोशिका झिल्ली होती है वो बाइकार्बोनेट आयन और क्लोराइड आयन के लिए पारगम्य होती है। तो बाइकार्बोनेट आयन जब प्लाज्मा की तरफ विसरित होते हैं
तो इसी दौरान इस आयनिक साम्य को स्थापित करने के लिए, यानी जितने ऋणायन आरबीसी से बाहर निकले हैं उतने ही जो ऋणायन हैं वो वापस आरबीसी में प्रवेश करें, और इसके लिए जो प्लाज्मा से क्लोराइड आयन जो हैं वो आरबीसी की तरफ विस्तृत हो जाते हैं, आरबीसी में पहुंच जाते हैं। और यह जो परिघटना है, यानी क्लोराइड आयन का प्लाज्मा से आरबीसी की तरफ पहुंचना, इसको क्लोराइड शिफ्ट कहा जाता है। तो क्लोराइड शिफ्ट आयनिक साम्य के लिए प्लाज्मा से क्लोराइड आयन का आरबीसी में पहुंचना क्लोराइड शिफ्ट कहलाता है, क्योंकि आरबीसी से बाइकार्बोनेट आयन जो हैं वो प्लाज्मा की तरफ विस्तृत हो जाते हैं। अब बाइकार्बोनेट आयन जो प्लाज्मा में पहुंचे हैं, ये सोडियम आयन के साथ जुड़ के सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार रक्त प्लाज्मा में सोडियम बाइकार्बोनेट आयन वो बनते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड इसी रूप में परिवहित होती है। लेकिन आरबीसी में जो बाइकार्बोनेट आयन होते हैं ये पोटेशियम के साथ जुड़ के पोटेशियम बाइकार्बोनेट का निर्माण कर लेते हैं। तो आरबीसी में कार्बन डाइऑक्साइड के जो बाइकार्बोनेट होते हैं वो पोटेशियम बाइकार्बोनेट होते हैं, जबकि रक्त प्लाज्मा में ये सोडियम बाइकार्बोनेट होते हैं। तो इस प्रकार ऊतकों में जब कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ती है, फलस्वरूप रक्त की पीएच कम होती है, और इस कारण से बाइकार्बोनेट आयन जो है वो प्लाज्मा में प्रवेश करते हैं, जबकि क्लोराइड आयन है वो आरबीसी में प्रवेश करते हैं, जिसको क्लोराइड शिफ्ट कहा जाता है। तो क्लोराइड शिफ्ट या क्लोराइड विस्थापन, आरबीसी में मैंने आपको बताया कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम पाया जाता है जो कार्बोनिक अम्ल के निर्माण को प्रेरित करता है, और जिसके फलस्वरूप उसका वियोजन होता है तो बाइकार्बोनेट आयन बनते हैं। ये बाइकार्बोनेट आयन आरबीसी को पार करके प्लाज्मा में पहुंच जाते हैं, और इसी दौरान आयन साम्य के लिए कुछ क्लोराइड आयन है वो प्लाज्मा से आरबीसी में गमन करते हैं। यह जो परिघटना है इसको क्लोराइड विस्थापन कहा जाता है। उसके बाद में एल्वोलाई या कुपिकाओं में क्या होता है, हमें पता है कि एल्वोलाई या कुपिकाओं में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अधिक होता है और ऑक्सीजन जो है वो रक्त में प्रवेश करती है। तो ऑक्सीजन जब रक्त में प्रवेश करती है तो इस दौरान कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। अब इस दौरान ऑक्सीजन के प्रवेश करने से हीमोग्लोबिन से जो कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ी थी, ऊपर आप देखिए यहाँ पर जो कुछ कार्बन डाइऑक्साइड है, जो टिश्यू में कुछ कार्बन डाइऑक्साइड है वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ के, मैंने आपको बताया कि लगभग 23% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ के भी परिवहित होती है, जिसको कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो अब एल्वोलाई में विपरीत घटनाएं होती हैं। तो एल्वोलाई में क्या होता है, ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर के बढ़ने के कारण हीमोग्लोबिन के साथ जो ऑक्सीजन जुड़ने लगती है, तो ऑक्सीजन के जुड़ने से अब कार्बन डाइऑक्साइड का वियोजन बढ़ जाता है, तो हीमोग्लोबिन से कार्बन डाइऑक्साइड है वो हट जाती है, वो वियोजित हो जाती है, मुक्त हो जाती है। उसी प्रकार से जो हीमोग्लोबिन के साथ जो एच जुड़े थे वो भी मुक्त होने लगते हैं, तो एच पृथक हो जाते हैं। पोटेशियम जो कार्बोनेट था वो पोटेशियम कार्बोनेट भी अब टूटते हैं और बाइकार्बोनेट आयन को मुक्त करते हैं। ये बाइकार्बोनेट आयन जो है वो एच के साथ जुड़ के कार्बोनिक अम्ल बनाता है, और कार्बोनिक अम्ल जो है वो अब CO2 और H2O में टूट जाता है। तो इस प्रकार से आरबीसी में CO2 जो है वो बनने लगती है। यह CO2 जो है वो रक्त प्लाज्मा में प्रवेश करती है, और रक्त प्लाज्मा से यह CO2 एल्वोलाई या चूंकि आंशिक दाब अब प्लाज्मा में अधिक हो जाता है तो उच्च आंशिक दाब से ये निम्न आंशिक दाब की तरफ, यानी ये एल्वोलाई या कुपिकाओं की तरफ विस्तृत हो जाती है। उसी प्रकार रक्त प्लाज्मा में जो बाइकार्बोनेट थे, जो सोडियम बाइकार्बोनेट थे, वो भी बाइकार्बोनेट आयन को मुक्त करते हैं। ये बाइकार्बोनेट जो आयन है, ये बाइकार्बोनेट आयन पुनः आरबीसी में पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, विपरीत घटना होती है कि बाइकार्बोनेट आयन जो ऊतकों में हमने देखा था कि वो आरबीसी से प्लाज्मा की तरफ जा रहे थे, यहाँ पर क्या होगा, वो प्लाज्मा से आरबीसी की तरफ जाते हैं। तो जब बाइकार्बोनेट आयन आरबीसी में जाते हैं तो उसी दौरान जो क्लोराइड आयन है वो वापस आरबीसी से प्लाज्मा की तरफ आ जाते हैं, और ये बाइकार्बोनेट आयन आरबीसी में HN के साथ जुड़ के, चूँकि यहाँ पर कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम होता है जो दोनों प्रकार की जो रिएक्शन को है वो ये प्रेरित करता है, तो पुनः कार्बोनिक अम्ल का निर्माण होता है, और कार्बोनिक अम्ल जो है वो CO2 और H2 में वियोजित हो जाता है। तो इस प्रकार से जो कुपिकाओं में ये बिल्कुल विपरीत घटनाएं होती हैं। फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का सभी प्रकार का कार्बन डाइऑक्साइड जिस प्रकार के भी कंपाउंड के रूप में थी या यौगिक के रूप में थी वो यहाँ पर वियोजित होती है, और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कुपिकाओं तक पहुँच जाती है, और फिर उसको उच्च श्वसन के दौरान उसको वापस वातावरण में छोड़ देते हैं। तो वायु कुपिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड का वियोजन बढ़ता है,
और ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ती है और फलस्वरूप ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। तो यहाँ पर हेल्डेन प्रभाव देखने को मिलता है। हेल्डेन प्रभाव क्या है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि वायु कुपिकाओं में जहाँ CO2 का आंशिक दाब कम होता है तथा pH का मान बढ़ जाता है, वहाँ कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन का जो वियोजन वक्र है वो दाईं ओर विस्थापित हो जाता है। इसे हेल्डेन प्रभाव कहते हैं और इससे CO2 की निर्मुक्ति होती है, जिससे CO2 रक्त से कुपिकाओं में प्रवेश कर जाती है। यह बोर प्रभाव से मिलता जुलता है लेकिन उसके विपरीत होता है। यहाँ पर क्या होता है कि वायु कुपिकाओं में जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जहाँ अधिक होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम होता है, तो ऐसी स्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड का हीमोग्लोबिन से वियोजन बढ़ जाता है, यानी कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन का जो वियोजन वक्र है वो यहाँ दाईं ओर विस्थापित हो जाता है। सामान्यतः जैसे मान लीजिए कि ये कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन का ये वियोजन वक्र है, ये नॉर्मल स्थिति में ये है, लेकिन वायु कुपिकाओं में जहाँ PCO2 कम हो जाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है, तो वहाँ पर ये फिर राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो इस कर्व का राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाना जो है वो हेल्डेन प्रभाव कहलाता है। तो यह बोहर प्रभाव हमने देखा। बोहर प्रभाव क्या था, ये उत्तकों में घटित हो रहा था, जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर अधिक होता है, वहाँ pH कम हो जाती है, तो वहाँ पर ऑक्सीजन का वियोजन बढ़ जाता है। जबकि वायु कुपिकाओं में जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम होता है, ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का हीमोग्लोबिन से वियोजन बढ़ जाता है। तो यह हेल्डेन प्रभाव कहलाता है। इन दोनों की अगर हम तुलना करें तो हम कह सकते हैं जो बोहर प्रभाव है ये उत्तकों में होता है, ये उत्तकों में होता है, जबकि हेल्डेन प्रभाव फेफड़ों या वायु कुपिकाओं में होता है। बोहर प्रभाव के अंतर्गत हमने देखा कि PCO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर अधिक होता है, pH कम होती है, जबकि हेल्डेन प्रभाव में PCO2 कम होता है, pH ज़्यादा होती है। HbO2 का वियोजन बढ़ता है, यानी ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन से वियोजित होती है, जबकि हेल्डेन प्रभाव के अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हीमोग्लोबिन से वियोजित होती है। अब हम यहाँ पर ये कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र है वो कैसे पाया जाता है, कैसा होता है, इसकी भी थोड़ी चर्चा यहाँ पर हम कर लेते हैं। तो जिस प्रकार से हमने ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र देखा था, वैसे ये होता है। क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ वो आयरन के साथ जुड़ती है एक तरफ और दूसरी तरफ वो प्रोटीन के साथ जुड़ती है, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अल्फा और बीटा दोनों जो प्रोटीन के टर्मिनल एमिनो एसिड है उनके साथ जुड़ती है। HbCO2 का जो वक्र है, जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर अधिक होता है वहाँ पर ये लेफ्ट साइड में होता है, और जहाँ इसका प्रेशर PCO2 का मान कम होता है वहाँ पर ये राइट साइड में होता है। तो ये जो वियोजन वक्र है ये लंग्स में, वायु कुपिकाओं में है, जहाँ पर PCO2 का मान कम होता है, जबकि उत्तकों में जहाँ PCO2 ज़्यादा होता है वहाँ पर ये थोड़ा लेफ्ट साइड की तरफ होता है। तो जैसे जैसे जो रक्त है जो रक्त में जैसे जैसे PCO2 का मान बढ़ता है वैसे वैसे ये जो है वो लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट होता जाता है। तो हम देखते हैं कि जो धमनीय रुधिर है, धमनीय जो रुधिर है यानी धमनियों में बहने वाला जो रुधिर है उसमें ऑक्सीजन का मान ज़्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है, तो वहाँ पर ये वियोजन वक्र ये है। और जैसे जैसे ये सीरिय रुधिर में बदलता है तो ये फिर लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो ए यहाँ पर वो पॉइंट है, ए यहाँ पर वह बिंदु है जो धमनीय रुधिर को प्रदर्शित कर रहा है, आर्टरीज का जो ब्लड है उसको प्रदर्शित कर रहा है, और वी यहाँ पर वह पॉइंट है जो एक मिक्स ब्लड को प्रदर्शित कर रहा है, जहाँ पर थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अब बढ़ गई है। तो ए से लेकर बी तक का जो शिफ्ट है ये एक फंक्शनल शिफ्ट कहलाता है, एक फंक्शनल कर्व कहलाता है, क्योंकि ये एक धमनीय रुधिर से एक मिश्रित प्रकार के रुधिर तक का जो वियोजन का जो वक्र है उसकी शिफ्टिंग को दर्शा रहा है। तो A to B जो है वो फिजियोलॉजिकल डिसोसिएशन कर्व है, यानी ये कार्यात्मक वियोजन वक्र को प्रदर्शित कर रहा है। ए वह पॉइंट है जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का जो मान है वो ज़्यादा है, क्योंकि यह एक धमनीय रुधिर को प्रदर्शित कर रहा है। सॉरी, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का जो आंशिक दाब है वो कम है, ये धमनीय रुधिर को प्रदर्शित कर रहा है। और वी वह पॉइंट है जो मिश्रित ब्लड है, मिक्स्ड ब्लड है, जहाँ पर PCO2 का मान ज़्यादा है। तो ए से बी तक का जो शिफ्टिंग है वो फिजियोलॉजिकल डिसोसिएशन कर्व कहलाता है।
तो हम कह सकते हैं सीधे सरल भाषा में हम ये कहें कि जहाँ पर PCO2 का मान कम होता है वहाँ पर जो कर्व है वो राइट साइड की तरफ शिफ्ट होता है, और जहाँ PCO2 जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे ही जो कर्व है वो लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट होता जाता है। तो इस प्रकार से इस व्याख्यान के अंतर्गत हमने ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पढ़ा, और साथ में ही कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन रक्त के द्वारा कैसे होता है इसको हमने समझा। नेक्स्ट जो व्याख्यान होगा इसमें मैं एक नए विषय के साथ आपके साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।